देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे, जहां पर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बढ़ रही महत्वाकांक्षा को हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से कतर दिया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, जहां पर बैलेट पेपर से कराए जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के चुनाव को लेकर भाजपा भड़क गई दोस्तों, और कोर्ट में उतार दिए कई सारे वकील। लेकिन बाद में कोर्ट ने लगाई है जोरदार तरीके की फटकार और राज्य सरकार के फैसले पर पूरी तरीके से मुहर लगा दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, और सत्ता के सेमीफाइनल में पूरी तरीके से लुढ़क गई भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। तो बताएंगे कहां पर केंद्र सरकार के आईटीबीपी और राज्य सरकार की पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गई दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा बयान देने पर मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी शासित राज्य कर्नाटका में चुनाव लड़ेंगे थालापति विजय, या साथ में लड़ेंगे चुनाव या फिर अलग से लड़ेंगे दोस्तों चुनाव। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो सांप्रदायिक राजनीति को स्वीकार नहीं करता और इसीलिए पंजाब के अंदर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही होगा मुकाबला, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और साथ में 6 और राज्यसभा के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि पंजाब के अंदर उनका विस्तार हो जाएगा। 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी वाले पंजाब को लेकर उम्मीद लगाकर बैठे थे दोस्तों। ऐसे में भाजपा की तैयारी थी कि पंजाब के अंदर जो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो रहा है दोस्तों, यानी 2027 के चुनाव से पहले जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, यानी 105 स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 8 नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायत में वोट डाले जा रहे हैं, और ये पंजाब विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है दोस्तों। ऐसे में राघव चड्ढा के चेहरे पर यहां पर चुनाव लड़ने की एक बड़ी तैयारी चल रही थी, लेकिन पंजाब के अंदर एक अलग ही तरीके का मामला सामने आ गया। और दोस्तों 26 मई को वोट डाले जाने से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐलान कर दिया तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि ईवीएम से नहीं, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाएगा दोस्तों। राज्य के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, वैसे ही राज्य की सारी विपक्षी पार्टी जिसमें कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने फैसले का समर्थन कर दिया दोस्तों। केवल एक पार्टी को दिक्कत हुई, वो थी भारतीय जनता पार्टी। उसने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराए जाने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने चाहिए, और बीजेपी को अकेले इसे दिक्कत थी दोस्तों। ऐसे में भाजपा नेताओं के सड़क पर विरोध के बाद दोस्तों मामला हाईकोर्ट से सामने आता है, जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर एक मामला दर्ज करवा दिया गया दोस्तों। रुचिता गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये मामला बन गया, और इसमें जो आरोप लगाए गए वो ये कि राज्य सरकार पर यह अधिकार नहीं है कि वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवा पाए। इस मामले की सुनवाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शीलू नागू और संजीव बैरी कर रहे थे दोस्तों, और जो सुनवाई की गई दोस्तों, इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 243 के तहत स्टेट यानी राज्य सरकार का जो चुनाव आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो स्थानीय चुनाव करवाए, अपने तरीके से कराए, अपने आप को जो सुविधा हो उसके अनुसार करवाए। ईवीएम अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला है कि कानून में बैलेट पेपर का विकल्प अभी भी मौजूद है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार के पास दोनों ऑप्शन है कि वो ईवीएम से भी करा सकते हैं, बैलेट पेपर से भी करवा सकते हैं, और ग्रामीण इलाकों और अशिक्षा के साथ साथ गरीबी आदि को देखते हुए किसी भी तरीके से किसी भी विकल्प से राज्य सरकार अपने आधार पर अपने हिसाब से करवा सकती है चुनाव। तो राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर चुनौती दी जा रही थी कोर्ट में दोस्तों, लेकिन कोर्ट ने इस बात से पूरी तरीके से इंकार कर दिया कि राज्य के चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसले पर कोई भी रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के पास ये दोनों विकल्प मौजूद है कि वो ईवीएम से कराए या बैलेट पेपर से कराएगा। राज्य सरकार ने या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है कि चुनाव को बैलेट पेपर से करवाएंगे, तो इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों याचिका को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 29 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। बाकी बीजेपी वाले चिल्लाते रह गए दोस्तों, और पंजाब के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी अनोखी एक विपक्ष की पार्टी है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विरोध करती है और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग करती है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर बीजेपी वालों को ईवीएम पर इतना भरोसा कैसे है, बैलेट पेपर पर भरोसा क्यों नहीं है, जबकि चुनाव दोनों प्रक्रिया से कराई जा सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कर्नाटका के अंदर भी थालापति विजय की एंट्री होने जा रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि थालापति विजय की पार्टी ने फैसला लिया है कि बेंगलुरु के लोकल इलेक्शन के अंदर यानी निकाय चुनाव के अंदर थालापति विजय की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी दोस्तों। हालांकि गठबंधन को लेकर अभी चर्चा चल रही है कि क्या कांग्रेस के साथ में गठबंधन करेंगे या अलग अलग करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं थालापति विजय दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस और थालापति विजय का आपस में गठबंधन है दोस्तों। तो उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और अगर दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को एक तरीके का बड़ा समर्थन मिलेगा दोस्तों। थालापति विजय एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर लोग वोट डालते हैं, और कर्नाटका के थालापति विजय के समर्थन के साथ कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर एक बार फिर से मजबूती के साथ उभर कर सामने आ सकती है दोस्तों। और ये बात है कि थालापति विजय अगर कर्नाटका में अपना पैर पसारेंगे तो नुकसान स्थानीय पार्टी यानी जो लोकल पार्टी है बीजेपी की सहयोगी एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए थालापति विजय आने वाले दिनों के अंदर दक्षिण के अन्य राज्यों के अंदर भी पैर पसारने जा रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी इंतजार करेगी कि थालापति विजय के साथ मिलकर
आंध्र प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी मिलकर आराम से हरा सकते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नेताओं के बीच में जोरदार तरीके से टिप्पणियां चल रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा चुनाव है दोस्तों। भाजपाइयों द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देने को लेकर, अभद्र टिप्पणी करने को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राज्य मंत्री ने राहुल गांधी का गला दबाने की धमकी दी है और राहुल गांधी की जान पर यह खतरा वाला बयान दिया है। और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी और सुशील पासी के साथ साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र विक्रम सिंह और अन्य पार्टी के नेता सदर कोतवाली पहुंचकर पुलिस में तहरीर देने लगे दोस्तों। और तहरीर देते हुए कहा गया कि राज्य के जो राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, राहुल गांधी के विश्वसनीय व्यक्ति में से एक हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में गए तो बीजेपी में उनको अपनी निष्ठा यानी लॉयल्टी साबित करनी है, तो राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी की जान लेने की बातें, गला दबाने की बातें तक करने लगे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी नेताओं के बौखलाहट को, उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सुपर एक्टिव होने के लिए बोला है दोस्तों। राहुल कहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर देश की राजनीति पूरी तरीके से बदलने जा रही है, यानी कुछ दिनों में देश पूरी तरीके से बदलेगा, देश की राजनीति पूरी तरीके से बदलेगी। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस देश के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाली है और सरकार घुटनों पर आने वाली है। अब जो सियासत होगी वो हिंदू मुसलमान की या सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण की नहीं होगी, अब गरीब और अमीर की सियासत होगी। राहुल गांधी ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के दौरान कह रहे थे दोस्तों। राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में इस बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समाज से आने वाले कांग्रेस पार्टी के करीब 50 नेताओं की मौजूदगी में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर अब ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि आर्थिक राजनीति चलेगी, यानी इकोनॉमी के आधार पर देश के अंदर गरीब और अमीर के बीच में जो खाइया बढ़ चुकी है और जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है और आर्थिक संकट लगातार मंडराता जा रहा है, अब जो असली राजनीति होगी वो आर्थिक आधार पर होगी, यानी आर्थिक संकट के आधार पर गरीब और अमीर की राजनीति होगी। सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है। आगे दिनों के अंदर पूरा देश और देश की राजनीति बदलने वाली है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पहली बार इस तरीके का नजारा देखने को मिला दोस्तों। कानपुर के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आईटीबीपी के जवानों ने पुलिस के कमिश्नरेट को घेर लिया दोस्तों, यानी राज्य सरकार के लोगों के खिलाफ आईटीबीपी जबरदस्त तरीके से गुस्सा दिखाती हुई नजर आई। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लापरवाही से आईटीबीपी के जवान विकास सिंह की मां का हाथ काटे जाने के मामले को लेकर 100 से ज्यादा आईटीबीपी के जवान भड़क गए दोस्तों। और शनिवार को अचानक से पुलिस कार्यालय को उन्होंने घेर लिया और आईटीबीपी के कमांडेंट की ओर से पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मुलाकात की गई और जांच का आश्वासन मिलने के बाद ही जवान वहां से रवाना हुए दोस्तों। कुल मिलाकर अचानक से वर्दी पहनकर आए आईटीबीपी के जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट को घेर लिया। तो उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या केंद्र सरकार के आईटीबीपी और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार उसकी पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादती को देखकर आईटीबीपी यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अर्धसैनिक बल का इन पर कोई भरोसा नहीं रहा। दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है, तभी आईटीबीपी ने ये घेराबंदी की है। ये कैसा डबल इंजन है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों राज्य और केंद्र सरकार का ये मामला तो नजर आता ही है। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव जो बात बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या राज्य और केंद्र सरकार के अंग एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, इस पर जवाब आना चाहिए दोस्तों। खासकर रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं दोस्तों काफी ज्यादा सीरियस सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने मोदी और शाह को गद्दार शब्द से संबोधित किया दोस्तों। इस बात को लेकर सबको पता था कि मुकदमा दायर करवाया जाएगा और यही एक ऐसा मामला था जिस पर पहले भी मुकदमा राहुल गांधी पर कराया जा चुका है दोस्तों, जो अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग मेरे ऊपर मुकदमा करवाते, लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी करते हुए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों। इसके बाद सबको पता था कि बीजेपी वाले जाएंगे पुलिस के पास शिकायत करवाने के लिए, और वही हुआ। अब जो अपडेट है वो ये कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदर कोतवाली में राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर देने के लिए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि रायबरेली के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कहा। यह हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी गाली है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, रायबरेली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उन पर यह मुकदमा पहले भी हो चुका है और वो आगे फिर बोलेंगे, तो इसे एक बात स्पष्ट
स्पष्ट है कि राहुल गांधी को पता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के बयान पर जो बीजेपी के नेता ज्ञान दे रहे हैं, उनको पहले ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील, जो व्यापार समझौता हुआ है, वो एक तरफा भारत के खिलाफ हुआ है और इसीलिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गद्दार बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों। उनका मानना है कि राहुल गांधी ने ऐसे ही आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार बोल दिया, इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज भेजा था दोस्तों, यानी नरेंद्र मोदी जब इटली गए थे और इटली में मेलोडी चॉकलेट लेकर गए थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को देने के लिए दोस्तों, और नरेंद्र मोदी अपने वीडियो के दौरान मेलोडी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी मोदी प्लस मेलोनी मिलाकर मेलोडी बोला जा रहा था दोस्तों। बड़ी बात यह है कि मेलोडी वाला चॉकलेट देकर आए थे नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश विदेश में जाकर मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं, लेकिन भारत की आम जनता महंगाई के कारण त्रस्त है दोस्तों। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज पहुंच गया कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी जो मेलोडी के नाम पर आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, वास्तविकता में बीजेपी आम जनता को यह ध्यान में नहीं रखवाना चाहती है कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी के बयान से प्रेरणा लेते हुए देश के कई कोनों के अंदर जो पेट्रोल पंप है दोस्तों, वहां जाकर मेलोडी बांटने का फैसला लिया है। यानी लोग पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ियों से पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से मौजूद है और जो लोग महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं उनमें पहले से गुस्सा है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं और कहते हैं कि लीजिए सर चॉकलेट खाइए, मेलोडी चॉकलेट खाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश को कहा है कि आप सब मेलोडी का चॉकलेट खाइए और महंगाई भूल जाइए। यानी एक तो पहले से ही आम जनता में गुस्सा है दोस्तों, दूसरा कांग्रेस पार्टी व्यंग करके और ज्यादा गुस्सा बढ़ा दे रही है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है और जिस तरीके से भाजपा वाले मेलोडी मेलोडी के नाम पर आम जनता को गुमराह करते हुए महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं करने देना चाहते, तो कांग्रेस पार्टी ने भी गांधीवादी तरीके से विरोध जताने का फैसला लिया है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है और पूरे देश भर के हर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस पार्टी को ये चॉकलेट बांटना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। शनिवार को 23 तारीख को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले से तय की गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है दोस्तों। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सिर्फ आजम खान और उनके बेटे की सजा नहीं बढ़ाई है, बल्कि कोर्ट की तरफ से जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है दोस्तों। और ऐसा लग रहा है कि आजम खान को हर मामले में जो मैक्सिमम सजा है उस तरीके के देकर कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आजम खान के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई, जिस छोटे छोटे स्तर की कार्रवाइयां हुई है, यानी कभी कुछ चोरी करने का आरोप लग गया, कभी कुछ उठा लेने का आरोप लग गया, और इस तरीके के आरोपों में ही आजम खान को जेल में रखा जा रहा है दोस्तों। जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आजम खान पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के अंदर शुरू हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर सोनम वांगचुक की ओर से बयान आता है दोस्तों। सोनम वांगचुक कहते हैं कि ऑनलाइन मैंने देखा सोशल मीडिया पर ये एक बड़ा आंदोलन चला। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि युवा अपनी आवाज को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक संगठन बन गया और लोग उसको सपोर्ट करने लगे सोशल मीडिया पर एक क्रिएटिव तरीके से, यानी लोग नए नए तरीके से, बचे यंग जनरेशन के लोग अपने तरीके से बातें दूर दूर तक पहुंचाने लगे। मीम के सहारे यानी हंसी मजाक के सहारे भी अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई देखकर कि हमारे देश के युवा भी अब अवेयर होते जा रहे हैं। ऐसे में सोनम वांगचुक ने पूरी तरीके से समर्थन किया है दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से आई एम कॉकरोच नाम से मूवमेंट चलाया जा रहा है। साथ ही साथ इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सक्रिय बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। न्यायालय ने राज्य के 19 प्रमुख बाहुबली नेताओं के पास मौजूद हथियार का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है दोस्तों। इस सूची में ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम है, राजा भैया, धनंजय सिंह जैसे चर्चित नाम शामिल है दोस्तों। उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य के प्रमुख सचिव गृह, जिला अधिकारी और समस्त पुलिस अधीक्षकों से शपथ पत्र मांगा है दोस्तों। कोर्ट ने इन सभी बाहुबलियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उसके बारे में हथियारों की पूरी जानकारी पेश करने के लिए बोला है दोस्तों। हथियारों के दुरुपयोग से जुड़ा पूरा मामला है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने बुधवार को आदेश में स्पष्ट किया है कि शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन सामाजिक सौहार्द के लिए हानिकारक है और कोर्ट ने कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर लिए गए हथियार अक्सर वास्तविक सुरक्षा के बजाय धमकी के उपकरण बन जाते हैं और समाज में ऐसे सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष बल और धमकियों का प्रयोग करना जनता में विश्वास को कम करने से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि जो समाज भय के साये में पलता है वह अधिक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। ये टिप्पणी कोर्ट ने समाज में बढ़ती असुरक्षा की भावना को लेकर दिया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या इन सारे बाहुबलियों से इनके हथियार छीने जाएंगे? आप लोग इस पर जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज प्रशासनिक खबर सामने आती है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया दोस्तों। अदालत ने लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तुरंत प्रभाव से सीज कर दिए दोस्तों। और हाईकोर्ट द्वारा की गई इस औचक और सख्त कार्रवाई के बाद पूरे नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने से जुड़े मामले को लेकर माननीय न्यायालय के द्वारा सख्त कदम उठाया गया दोस्तों। इस पर अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आती है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव कहते हैं कि महापौर का सदा महादौर नहीं रहता। इसके साथ ही सपा के प्रमुख ने आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि आखिरकार न्याय हुआ। दरअसल लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने पूर्व में अखिलेश यादव की दिवंगत मां को लेकर विवादित बयान दिया था दोस्तों। अखिलेश यादव ने प्रशासनिक कार्रवाई के बहाने वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर अपना गुस्सा निकाला दोस्तों। ऐसे में 5 महीने तक शपथ न दिलाने का पूरा मामला है। न्याय अधिकरण द्वारा ललित किशोर तिवारी को निर्वाचित पार्षद घोषित किए जाने के बाद भी उन्हें अपने पोस्ट पर शपथ नहीं दिलाई गई। लखनऊ नगर निगम प्रशासन और मेयर के द्वारा लगभग 5 महीने की लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद उनको दूर रखा गया। इसे प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ पीड़ित पार्षद ने न्याय की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर को तुरंत शपथ दिलाने का कड़ा निर्देश दिया दोस्तों। इसके बावजूद मेयर नहीं माने तो उसके बाद मेयर की पावर को ही पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है, जो अपने आप में एक अद्भुत मामला है। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों जो लोग ये पूछते हैं कि वेयर इज कांग्रेस, कहां कांग्रेस पार्टी है, कहां देश के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों नहीं करती, हमारे देश का विपक्ष कमजोर है, यानी जो गोदी मीडिया का नैरेटिव है दोस्तों, यानी गोदी मीडिया की जो मानसिकता है उसके इर्द गिर्द बयान देते हैं और कहते हैं कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। विपक्ष तो काफी कमजोर है, कोई विकल्प ही नहीं है देश के अंदर। यानी दोस्तों यही पुराना नैरेटिव देश के ऊपर थोपा जाता है ताकि देश की जनता को बीजेपी के सिवा कुछ ना दिखाई दे। लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि जो लोग पूछते हैं कि कांग्रेस कहां है, उनके लिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी का पेज है। अगर वो कांग्रेस के पेज को फॉलो करेंगे और निष्पक्षता के साथ देखेंगे तो उनको दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी कहां है। कर्नाटका हो या राजस्थान हो या फिर आज असम हो या फिर कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना राज्य हो दोस्तों, हर जगह पर ही नीट परीक्षा के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। अब तेलंगाना को लेकर कांग्रेस पार्टी की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर भारी जन सैलाब के साथ कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक को लेकर विरोध कर रही है दोस्तों। हाथ में मशाल लेकर कांग्रेस पार्टी शाम को यात्रा करती हुई नजर आई। अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग पूछ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कहां है, उन लोगों के लिए करारा जवाब है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जो अपडेट है वो ये कि भारतीय महिला कुश्ती की स्टार पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के बीच चल रहे हाई प्रोफाइल विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है दोस्तों। अदालत ने विनेश फोगाट को आगामी एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की सशर्त मंजूरी दे दी है दोस्तों। शुक्रवार को उन्होंने सुनवाई में कोर्ट के सामने अपनी बात रखी और कोर्ट ने महासंघ की कार्यशैली को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की है दोस्तों। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि खेल संगठनों को किसी भी खिलाड़ी के साथ बदले की भावना के तहत काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका ध्यान रखने के लिए और खेल और देश के हित में कदम उठाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के साथ निर्देश देते हुए विनेश की फिटनेस का आकलन करने के लिए बोला। इसी फिटनेस रिपोर्ट के आधार पर 30 और 31 मई को होने वाले एशियन गेम के ट्रायल में वो उतर सकेंगी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कोशिश पूरी की जा रही है कि अगले ओलंपिक के अंदर या अगले किसी भी बड़े इवेंट के अंदर इनको भेजने से रोका जाए, यानी विनेश फोगाट को रोकने के लिए सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं WFI के द्वारा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के हर कोने के अंदर बिजली संकट को लेकर कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जिससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार, योगी सरकार सबके सामने एक्सपोज हो रही है। अब प्रयागपुर बहराइच से अपडेट आती है, जहां पर क्षेत्र में लगातार बिगड़ रही विद्युत यानी बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने कड़ी नाराजगी जताई दोस्तों। शनिवार को प्रयागपुर स्थित PWD निरीक्षक भवन में विद्युत समस्याओं को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम जनता की परेशानी का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में विधायक ने कहा कि क्षेत्र में लगातार बिजली की कटौती हो रही है, लो वोल्टेज और खराब ट्रांसफार्मर के कारण लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी खराब ट्रांसफार्मरों को 48 घंटे के भीतर बदला जाए और विद्युत की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों अगली साल 27 में चुनाव होने वाले और ऐसे में जितने भी स्थानीय विधायक हैं उन सबको पता चल रहा है कि ये जो पावर कट इस बार किया जा रहा है, इस पावर कट के कारण बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश की सरकार से पावर कट हो जाएगा दोस्तों। 2 मिनट में भाजपा सरकार से बाहर चली जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम टिक टिक करता जा रहा है क्योंकि बीजेपी सही से काम नहीं कर पा रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर जो दावे किए गए थे और जो वास्तविकता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। साथ ही साथ
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जून माह के दौरान आयोजित होने वाले सेमेस्टर एग्जाम को लेकर प्रदेश कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ के नेता ने चेयरमैन ने डॉक्टर अमित कुमार राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है दोस्तों की फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर सभी जो शेष परीक्षाएं हैं वो जून महीने के अंदर आयोजित न कराई जाए। डॉक्टर अमित कुमार राय ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालयों को 15 मई तक सेमेस्टर परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। कई विश्वविद्यालय अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं कर पाए। दोस्तों ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखेगा जरूर। साथ साथ चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहिए, यानी पंजाब का जो राज्य चुनाव आयोग है उसे लेकर शिरोमणि अकाली दल भड़क गई। दोस्तों शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मलोट के अंदर एक चुनावी रैली में पत्रकार से बात करते हुए पंजाब सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। दोस्तों उन्होंने पंजाब के चुनाव आयोग को बंद करने के निर्देश देने की बात कही और क्योंकि इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आयोग वही करता है जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बोलती है, इनका आरोप है। दोस्तों सुखबीर बादल ने एक विधायक द्वारा बाहर बंद करके वोट डलवाने की बात को बेहद निंदनीय बताया। दोस्तों उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लोग पसंद नहीं करते और ये लोग धमके या डरा धमकाकर आम जनता को परेशान करके फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम पंजाब में बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ साथ राहुल गांधी उत्तराखंड जा रहे हैं। दोस्तों उत्तराखंड में राहुल गांधी अग्निवीर योजना से प्रभावित सैनिकों से मुलाकात करेंगे। दोस्तों इस दौरान राहुल गांधी पौड़ी में मौजूद रह सकते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ज्यादातर जो आर्मी से रिटायर्ड हुए वेटरन लोग हैं, दोस्तों जो वरिष्ठ आर्मी के लोग हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जीता, उत्तराखंड के अंदर वही फॉर्मूला पार्टी लागू करके यहाँ भी जीत हासिल कर सकती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय